जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 31 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। आप इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत और किस देश के बीच अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो दोस्तों, भारत और मंगोलिया के बीच में एक अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो 2025 में इसका आयोजन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो दोस्तों, 2025 में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 31 मई से लेकर के 13 जून 2025 तक। ये आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जो भारतीय सेना है वो वहाँ पर पहुँची है, यानी कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी उलान बटार पहुँची हुई है जिसमें मंगोलिया और भारत की सेना की टुकड़ी शामिल होगी। इसका जो पिछला संस्करण था, यानी कि जो 16वां संस्करण था, ये जुलाई 2024 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। तो पिछला संस्करण भी आप याद रखिएगा। और ये एक साल इंडिया में और एक साल मंगोलिया में होता है, ये बात भी आप याद रखें। नोमैडिक एलिफेंट का जो पहला अभ्यास है ये 2004 में हुआ था और इस अभ्यास का उद्देश्य है आतंकवाद से निपटना। तो ये सारी जानकारी आप नोट कर लें। बात करते हैं मंगोलिया की। तो यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं, ये एशिया कॉन्टिनेंट का मैप है और यहाँ पर स्थित है मंगोलिया, यानी मंगोलिया एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पर है चाइना और यहाँ पर है रूस। ठीक है, तो ये रूस और चाइना दोनों के बीच में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये आप मंगोलिया का मैप जूम करके अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से देखेगा। तो यहाँ पर स्थित है इसकी कैपिटल उलान बटार और यहाँ पर आपको एक मरुस्थल भी दिखाई दे रहा है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। ठीक है, या गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल जो है ये चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है, इस बात को भी आप याद रख लें। दोस्तों, मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया पूर्वी और मध्य एशिया में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ देश है, यानी कि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। और इसकी सीमा उत्तर में रूस से लगती है और दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा चाइना से लगती है। कैपिटल क्या है इसकी? उलान बटोर। और मंगोलिया में बौद्ध धर्म मुख्य धर्म है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उखनागीन खुरेलसुख। करेंसी आप याद रखिएगा, टोग्राक यहाँ की करेंसी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक्सरसाइज की बात हुई है, तो हाल फिलहाल में जो एक्सरसाइज हुई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ है। एक्वेरियन अभ्यास 2025 भारत मालदीव के बीच हुआ है। इंद्र अभ्यास 2025 भारत और रूस की नौसेना के बीच हुआ है। साइक्लोन अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और इजिप्ट के बीच हुआ है। ला पैरोस अभ्यास 2025 का आयोजन मलक्का, सुंडा और लैम्बोक जलडमरू मध्य में हुआ था और यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, इसमें इंडिया ने भी हिस्सा लिया था। सूर्य किरण अभ्यास 2025 का आयोजन भारत नेपाल के बीच हुआ है। विंग्ड रेडर अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच हुआ है। और जल थल रक्षा 2025 का आयोजन भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच हुआ है। ठीक है, तो ये हैं 2025 के प्रमुख युद्ध अभ्यास। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर में। ठीक है, तो सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 यानी एशियन सिक्योरिटी समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन को सांगरी ला वार्ता के नाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें। तो 2025 में इस सम्मेलन का 22वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह आयोजन 30 मई से लेकर 1 जून 2025 तक किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया है? तो हमारे देश के जो CDS हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी, उनके द्वारा इस समिट में हिस्सा लिया गया है।
इस समिट का उद्देश्य क्या है? रक्षा सहयोग को मजबूत करना और आपसी सुरक्षा हितों पर चर्चा करना। और इसकी थीम क्या है 2025 की? फ्यूचर वार्स एंड वारफेयर, यानी भविष्य के युद्ध और युद्ध। इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, यूके और अमेरिका। तो ये देश इसमें मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। बात हुई थी यहाँ पर सिंगापुर की, तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो क्या है? सिंगापुर। 2025 के कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर रहे हैं जो हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो देखिए, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैग, नीदरलैंड में किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 भारत में आयोजित होने वाला है। COP30 सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राज़ील में होगा। विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दोहा, कतर में होगा। और अभी हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ है। और AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हुए थे। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा। तो दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो हमारे देश की जो नर्सेस होती हैं उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अभी 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 15 नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यानी 2025 के लिए 15 नर्सों को ये सम्मान दिया गया है। यह नर्सिंग के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है नर्सिंग पेशेवरों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण, करुणा और असाधारण कार्य कुशलता को सम्मानित करना। दोस्तों, यह पुरस्कार आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर दिया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड यानी IOL, यानी इन 3 कंपनियों को अभी हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और ये तीनों कंपनियां आपको याद रखना है कि ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में MIL और AVNL और IOL कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा देने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इन कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा देने का उद्देश्य क्या है? तो भारत के रक्षा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मजबूत करना और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसके लिए ये मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि इन कंपनियों को मिनी रत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया है, इससे इनको क्या फ़ायदा होगा? तो ये कंपनियां अधिक स्वतंत्र हो जाएंगी और निर्णय लेने के लिए इनको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी और सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना ये निवेश कर सकते हैं। यानी कि इन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 सम्मान किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका सद्गुरु जग्गी वासुदेव को। तो दोस्तों, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन यानी CISF के द्वारा ग्लोबल इंडियन
ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान दिया गया है। इस सम्मान के तहत उन्हें 50,000 कनाडाई डॉलर की राशि प्रदान की गई है। और दोस्तों, ये जो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, यह भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। तो 2025 में ये किसे दिया गया है? सद्गुरु जग्गी वासुदेव को। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी को 2017 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। 2025 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिव कामी को दिया गया है। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्राप को दिया गया है। सिटी ऑफ द ऑनर ये पुर्तगाल की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। फ्रेड डारिंगटन सैंड पुरस्कार 2025 सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। उगादी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी को दिया गया है। और मित्र भूषण पुरस्कार 2025 पीएम मोदी जी को दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 30 मई 2025 को। तो दोस्तों, हर साल 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है, यानी गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा का गठन 1961 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था। गोवा 450 से अधिक वर्षों तक पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है, यानी कि यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन रहा है। 1961 में ऑपरेशन विजय के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करा गया था। ठीक है, यानी कि देखिए, भारत को आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन गोवा को आज़ादी कब मिली थी? 1961 में, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी पुर्तगाली नहीं गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर रखा था। तो फिर भारत सरकार ने 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को स्वतंत्र कराया। जब 1961 में गोवा को आज़ादी मिल गई तो इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो गोवा, दमन और द्वीप के साथ इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। फिर इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए जो गोवा राज्य दिवस है ये 30 मई को मनाया जाता है। पणजी इसकी राजधानी है और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? कोंकणी। दोस्तों, चलिए कुछ और राज्यों के स्थापना दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का 1 नवंबर, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी और असम 26 जनवरी, बिहार 22 अप्रैल, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, गोवा 30 मई, गुजरात 1 मई, हरियाणा 1 नवंबर, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल और झारखंड 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। महाराष्ट्र 1 मई को, मणिपुर 21 जनवरी, मेघालय 21 जनवरी, नागालैंड 1 दिसंबर, ओडिशा 1 अप्रैल, पंजाब 1 नवंबर। इसके अलावा राजस्थान 30 मार्च, सिक्किम 16 मई, तमिलनाडु 1 नवंबर, त्रिपुरा 21 जनवरी, उत्तराखंड 9 नवंबर, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी और पश्चिम बंगाल का जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। तो ये राज्य और उनके स्थापना दिवस हैं, इन सभी को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? आंसर हो जाएगा द्वीप। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप का जो एक जिला है जिसका नाम है द्वीप, तो वह देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी पूरी बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करता है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। देखिए, एक ज़िले में जितनी ऊर्जा की खपत होती है तो वो पूरी ऊर्जा सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है द्वीप में। लेकिन आपको याद रखना है कि दिन के समय जितनी भी ऊर्जा की खपत होती है द्वीप में, वो सभी सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। तो द्वीप में कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे 15 जनवरी 2024 को शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य क्या है? भारत में घरों को फ्री बिजली उपलब्ध कराना। लेकिन ये जो फ्री बिजली है किनको मिलेगी? जो अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाएंगे, तो ऐसे घरों को फ्री में बिजली दी जाएगी। तो ये है दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने पहल हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू की गई है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, जो कि गुजरात में है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में शुरू की गई है। भारत को 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक बने हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा राज्य में एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसका नाम है अंकुर पहल। इसका उद्देश्य क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आप याद रखिएगा, अंकुर का फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। तो इसका उद्देश्य है विकासशील भारत एट 2047 के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार शहरों को आकार देना। यानी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शहरों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा जिससे वो भविष्य के लिए तैयार हो, वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए ये अंकुर पहल की शुरुआत ओडिशा में की गई है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि स्टेट करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। तो गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान किया जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी है। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का 24वां राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। सिरोई लिली महोत्सव अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में मनाया गया है। पुष्कर कुंभ का आयोजन उत्तराखंड के केशव प्रयाग में जो माना गांव है वहां पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की गई है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के शिवकाशी में आतिशबाजी बनाई जाती है, तो उसके लिए जीआई टैग की मांग की गई है। अभी दिया नहीं गया है, उसकी केवल मांग की गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीआई टैग की बात हुई है, तो जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी कोई खास पहचान होती है। जीआई टैग 10 साल के लिए प्रदान किया जाता है, इस बात को आप याद रखिए। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस स्टेट में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला शहर कौन है? तो वो है वाराणसी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु के शिवकाशी में 100 साल पुराने पटाखा उद्योग ने जीआई टैग रजिस्ट्री से जीआई टैग प्राप्त करने की मांग की है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के कुंभकोणम के पान के पत्ते को भी जीआई टैग मिला है। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग डिस्कस करते हैं। तो रिंडिया सिल्क और खासी हथकरघा को जीआई टैग दिया गया है, ये मेघालय से संबंधित है। तमिलनाडु के पनरुट्टी काजू और पुलियानकुडी एसिड लाइम और विरुधुनगर सांबा वथल जो कि एक सूखी लाल मिर्च है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। ये सभी तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु के चेट्टीकुलम छोटा प्याज और रामानाडु चिथी राइकर राइस और कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलाई फूलों की माला को भी जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये गुजरात से, और घरचोला हस्तशिल्प ये भी गुजरात से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का पर्यटन विभाग जून 2025 में बोधि यात्रा आयोजित करेगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है ये 2 से लेकर 7 जून तक बोधि यात्रा आयोजित करेगा। तो इस यात्रा में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक स्थल हैं वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यह यात्रा मैकांग गंगा सहयोग के सदस्य देशों यानी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, वियतनाम, म्यांमार के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित की जाएगी। यानी इन देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे और जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थल हैं उनकी यात्रा करेंगे। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा।
तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस कोर्स को लेने में तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको GK GS का फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? पद्मकांति विश्वनाथ कार्तिकेय। सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हो गया है, वह कौन थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री। भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कौन बना है? रोल्स। लद्दाख में 2019 से कितने वर्षों तक रहने वाले भारतीयों को मूल निवासी माना जाएगा? 15। और भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे भारतीय प्रेस परिषद के लिए नॉमिनेट किया है? नरेश महस्के, कालीचरण मुंडा और संबित पात्रा। ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल। किस राज्य ने टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? कर्नाटक। PM मोदी ने किस राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? सिक्किम। विश्व मुक्केबाजी का ब्राजील 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों, भारत ने 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मेडल। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में रोग और उनसे प्रभावित अंग डिस्कस करेंगे। जैसे अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क का जो स्मृति कार्य होता है वो प्रभावित होता है। और कोलाइटिस से कोलोन या बड़ी आंत प्रभावित होती है। कोविड-19 से जो हमारा श्वसन प्रणाली है वो प्रभावित होता है। डिप्टीरिया से भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कांच बिंदु या ग्लूकोमा से आंखें प्रभावित होती हैं। ग्रेव्स डिजीज से थायराइड और मेलानोमा से त्वचा का कैंसर होता है। पार्किंसंस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। और रेबीज से जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है वो प्रभावित होता है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि लद्दाख बना था ना दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो ये 2019 में बना था। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2019 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन क्या है? इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें